नमस्कार। जीएसटी की दुनिया में सेक्शन 15 यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ऐसा सेक्शन है जिस पर अक्सर स्टूडेंट्स अटकते हैं। लेकिन ये इतना जरूरी है कि इसके बिना जीएसटी की गाड़ी मतलब आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल। वैल्यू ऑफ सप्लाई या वीओएस ही वो रकम है जिस पर जीएसटी लगता है। अगर वीओएस गलत निकाला तो पूरी जीएसटी कैलकुलेशन गड़बड़ा जाती है। ये कंसेप्चुअली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, और खासकर हमारे उन साथियों के लिए जो सीए इंटर जैन 2026 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सेक्शन 15 पर पकड़ बनाना मतलब बेहद जरूरी है। आज हमारे पास एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव माइंड मैप या चार्ट है VOS.PDF से, जो सेक्शन 15 को डाइसेक्ट करता है। हमारी कोशिश रहेगी कि इस चर्चा के जरिए हम सेक्शन 15 को न सिर्फ समझें बल्कि ये भी देखें कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से नुक्ते, कौन से पोटेंशियल MCQs छुपे हुए हैं और क्या है लेटेस्ट क्लैरिफिकेशंस जो हमें पता होनी चाहिए। तो फिर शुरू करें इस महत्वपूर्ण सेक्शन का विश्लेषण। जरूर। जैसा आपने कहा, ये सेक्शन जीएसटी कैलकुलेशन का स्टार्टिंग पॉइंट है एक तरह से। हम इसे स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे। पहले सेक्शन 15(1) ट्रांजैक्शन वैल्यू का फंडा समझेंगे, फिर सेक्शन 15(2) वीओएस में क्या क्या जुड़ता है मतलब इंक्लूजन्स, और फिर सेक्शन 15(3) क्या घटाया जा सकता है यानी डिस्काउंट्स, और हाँ, साथ ही चार्ट में दिए गए कुछ अहम क्लैरिफिकेशंस पर भी गौर करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले सेक्शन 115(1) ये कहता है कि VOS ट्रांजैक्शन वैल्यू होगी। लेकिन ये ट्रांजैक्शन वैल्यू आखिर है क्या, और ये कब VOS बनती है? क्या ये मतलब हमेशा एप्लीकेबल होती है? अच्छा सवाल है। सेक्शन 15(1) के अनुसार ट्रांजैक्शन वैल्यू वो कीमत है जो सप्लाई के लिए एक्चुअली पेड और पेएबल है, मतलब जो पैसा दिया गया है या देना तय हुआ है। लेकिन हाँ, यहाँ एक कैच है। ये कीमत VOS तभी मानी जाएगी जब दो शर्तें एक साथ पूरी हों। ये शर्तें एग्जाम के लिहाज से बहुत क्रिटिकल हैं। हाँ, ये शर्तें अक्सर MCQs में पूछी जाती हैं। बिल्कुल, क्या है वो दो शर्तें? पहली शर्त, सप्लायर और रेसिपिएंट रिलेटेड पर्सन्स नहीं होने चाहिए, यानी उनके बीच कोई ऐसा रिश्ता ना हो जो कीमत को इन्फ्लुएंस कर सके। ऑलराइट। और दूसरी शर्त, सप्लाई के लिए प्राइस ही सोल कंसिडरेशन यानी एकमात्र प्रतिफल होना चाहिए। अगर कीमत के अलावा कुछ और भी मिल रहा है, जैसे बार्टर में कोई सामान या सर्विस, तो फिर बात सेक्शन 15(1) से बाहर चली जाती है। अंडरस्टूड। तो अगर ये दोनों शर्तें अनरिलेटेड पार्टीज और प्राइस एज सोल कंसिडरेशन जी पूरी होती है, तभी हम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि जो कीमत चुकाई या तय हुई है वही हमारी वैल्यू ऑफ सप्लाई है। अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो फिर हमें वैल्यूएशन रूल्स मतलब रूल 27 से 35 का सहारा लेना पड़ता है। वो बताते हैं कि रिलेटेड पार्टीज के केस में या नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन के केस में VOS कैसे निकालें। लेकिन वो एक अलग डिस्कशन है। अभी सेक्शन 15(1) पर रहते हैं। सोर्स चार्ट में एक उदाहरण भी है इसे समझने के लिए, टोबैको प्रोडक्ट्स का। मान लीजिए प्राइस दिया है 2 लाख रुपीस और ये इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी एट 18% है। अच्छा, ये इंक्लूसिव वाला एंगल इम्पॉर्टेंट है। इसमें जीएसटी पहले से शामिल है, तो हमें VOS निकालने के लिए उसे बैक कैलकुलेट करना होगा। कैसे करेंगे? सिंपल फॉर्मूला है, VOS इज इक्वल टू इंक्लूसिव प्राइस डिवाइडेड बाय 100 प्लस GST रेट % इंटू 100। तो इस केस में VOS इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज 100 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 2 लाख रुपीज 11800, जो आता है लगभग 1,69,491 रुपीज। बाकी का हिस्सा यानी 30,509 रुपीज GST अमाउंट हो गया। ये कैलकुलेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए बेहद जरूरी है। सही कहा, इंक्लूसिव प्राइसिंग वाले सवाल अक्सर आते हैं। अच्छा, चार्ट में एक छोटा सा नोट TCS को लेकर भी है। उसका क्या रेलेवेंस है VOS से? हाँ, ये क्लियर किया गया है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत कलेक्ट किया गया टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS GST के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई का हिस्सा नहीं बनता है। ये छोटी छोटी बातें MCQs में फंसा सकती हैं। बिल्कुल। तो सेक्शन 15(1) का कोर आइडिया क्लियर है। डिफॉल्ट VOS इज द ट्रांजैक्शन प्राइस, प्रोवाइडेड पार्टीज आर अनरिलेटेड एंड प्राइस इज द ओनली कंसिडरेशन। अब आगे बढ़ते हैं। अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू डिसाइड हो गई तो क्या हमेशा वही फाइनल VOS होती है या उसमें कुछ जुड़ता भी है? यहीं पर सेक्शन 15(2) आता है, राइट? एग्जैक्टली। सेक्शन 15(2) उन चीजों की बात करता है जिन्हें ट्रांजैक्शन वैल्यू में जोड़ना पड़ता है अगर वो पहले से प्राइस में शामिल ना हो। ये VOS को बढ़ाने वाले फैक्टर्स हैं।
इसमें 5 क्लॉजेज हैं, ए से ई तक। एक एक करके देखते हैं। क्लॉज ए किस बारे में है? सेक्शन 15(2)(a कहता है कि जीएसटी कानूनों के अलावा अगर सप्लायर ने किसी और कानून के तहत कोई टैक्सेस, ड्यूटीज, फीस, चार्जेस वसूले हैं रेसिपिएंट से, तो वो वीओएस में जुड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कोई म्यूनिसिपल टैक्स या कोई और लेवी सप्लायर ने बिल में जोड़ी है। और इसी में वो थर्ड पार्टी पेमेंट वाला पॉइंट भी आता है ना, जो अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करता है। बिल्कुल, हाँ, वो पॉइंट भी इसी क्लॉज का हिस्सा है। अगर कोई खर्चा सप्लायर की देनदारी थी लेकिन उसे चुकाया रेसिपिएंट ने सप्लायर की ओर से किसी तीसरे पक्ष को, और वो अमाउंट प्राइस में शामिल नहीं है, तो उसे भी वीओएस में जोड़ा जाएगा। एसेंशियली सप्लायर की जेब से जाने वाला पैसा अगर रेसिपिएंट चुका रहा है तो वो वीओएस का हिस्सा बनेगा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। मेक सेंस। अब आते हैं क्लॉज बी पर, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ये क्या कवर करता है? सेक्शन 15(2)(b कहता है कि सप्लाई से जुड़े हुए कोई भी आकस्मिक खर्चे, मतलब इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, जो सप्लायर ने किए हों और रेसिपिएंट से वसूले हों, वीओएस में जुड़ेंगे। ये खर्चे सप्लाई के समय या उससे पहले किए गए हो सकते हैं। सोर्स चार्ट में कई उदाहरण हैं। कमीशन, पैकिंग, लेबलिंग, डिजाइनिंग, इंस्पेक्शन चार्जेस, इंस्टॉलेशन, फ्रेट अगर सप्लायर ने अरेंज किया है, इंश्योरेंस अगर सप्लायर ने लिया है। चार्ट में रॉयल्टी, वारंटी चार्जेस, धर्मादा, वेटमैन चार्जेस, लोडिंग चार्जेस भी मेंशन्ड है। बेसिकली सप्लाई को पूरा करने के लिए सप्लायर द्वारा किए गए और वसूले गए खर्चे। तो मूल बात यह है कि सप्लाई से जुड़ा कोई भी खर्चा जो सप्लायर ने किया और रेसिपिएंट से वसूल लिया, वो वीओएस का हिस्सा बन जाएगा अगर प्राइस में ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है। बिल्कुल। अब क्लॉज सी, इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, इसका क्या ट्रीटमेंट है? अगर रेसिपिएंट ने पेमेंट करने में देरी की और सप्लायर ने उस देरी के लिए कोई ब्याज, इंटरेस्ट, लेट फी, लेट फीस या जुर्माना, पेनल्टी वसूला है, तो सेक्शन 15(2)(c के तहत वो राशि भी वीओएस में जुड़ेगी। यहाँ एक बारीक नुक्ता है जो सोर्स चार्ट में हाईलाइट किया गया है। लोन या एडवांसेस पर लगने वाला ब्याज जीएसटी के दायरे से बाहर है, मतलब स्कोप ऑफ सप्लाई में नहीं आता। लेकिन सप्लाई के कंसिडरेशन की डिलेड पेमेंट पर लगने वाला ब्याज वीओएस में शामिल होता है। ये फर्क समझना एमसीक्यूज के लिए बहुत जरूरी है। ये वाकई एक सटल बट इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। लोन इंटरेस्ट इज आउट बट डिलेड पेमेंट इंटरेस्ट इज इन। गॉट इट। अब आते हैं क्लॉज डी, सब्सिडीज पर। इसमें क्या खास है? सेक्शन 15(2) के 2D सब्सिडीज के बारे में है। नियम कहता है कि अगर कोई सब्सिडी सीधे तौर पे प्राइस से जुड़ी हुई है, मतलब डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, तो उसे वीओएस में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण एक्सेप्शन है। सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा दी गई सब्सिडी को वीओएस में शामिल नहीं किया जाएगा। मतलब अगर सरकार से सब्सिडी मिली है तो वो वीओएस का हिस्सा नहीं बनेगी, इफेक्टिवली प्राइस कम हो जाएगा। लेकिन अगर किसी प्राइवेट संस्था या एनजीओ से प्राइस लिंक सब्सिडी मिली है तो उसे वीओएस में जोड़ना पड़ेगा। एकदम सही पकड़ा। नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी अगर प्राइस से जुड़ी है तो वो वीओएस का हिस्सा बनती है। गवर्नमेंट सब्सिडी वीओएस से बाहर रहती है। सोर्स चार्ट में भी लिखा है, प्राइस नेट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी इज वैल्यू whereas सब्सिडी गिवन बाय अदर्स इफ लिंक टू प्राइस इज एडेड इन वैल्यू। ये एग्जाम में पसाने वाला पॉइंट हो सकता है। डेफिनेटली। तो ये थे सेक्शन 15(2) के इंक्लूजन्स। अन्य कानून के टैक्सेस, सप्लायर की लायबिलिटी का रेसिपिएंट द्वारा भुगतान, इंसिडेंटल खर्चे, डिलेड पेमेंट पर ब्याज, पेनल्टी और नॉन गवर्नमेंट प्राइस लिंक्ड सब्सिडीज। ये सब मिलकर ट्रांजैक्शन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वीओएस सिर्फ स्टिकर प्राइस नहीं है, बल्कि ये सब चीजें मिलाकर बनती हैं। तो हमने देखा कि वीओएस में क्या क्या जुड़ता है। अब सवाल उठता है कि क्या वीओएस से कुछ घटाया भी जा सकता है? सेक्शन 15(3) इसी बारे में है। डिस्काउंट्स, इनका क्या ट्रीटमेंट है? हाँ, सेक्शन 15(3) डिस्काउंट्स को वीओएस से घटाने की अनुमति देता है, लेकिन सिर्फ कुछ शर्तों के तहत। ये शर्तें जानना बेहद जरूरी हैं, क्योंकि डिस्काउंट घटाने से जीएसटी लायबिलिटी कम होती है, इसलिए विभाग इस पर कड़ी नजर रखता है। तो क्या है वो शर्तें? क्या हर तरह का डिस्काउंट घटाया जा सकता है? सेक्शन 15(3) 2 सिनेरियो बताता है। पहला, क्लॉज ए, रिलेटिवली आसान है। वो डिस्काउंट जो सप्लाई से पहले या सप्लाई के समय दिया गया है और इनवॉइस पर ठीक से दिखाया गया है, मतलब ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। जैसे ट्रेड डिस्काउंट, जो बिल बनाते समय ही कम कर दिया जाता है। इसे वीओएस से घटा सकते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन असली पेज तो पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट में आता होगा, जो सप्लाई होने के बाद दिया जाता है।
क्लॉज बी इसी की बात करता है ना? बिल्कुल। क्लॉज बी डील्स विद पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट्स। इन्हें वीओएस से घटाना पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ तभी जब 3 शर्तें एक साथ पूरी हों। ये शर्तें मतलब रट लेनी चाहिए, एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ओके, लेट्स हियर देम। व्हाट आर द 3 कंडीशंस? पहली शर्त, ऐसा डिस्काउंट एक अग्रीमेंट के तहत दिया जाना चाहिए जो सप्लाई से पहले या सप्लाई के समय मौजूद था। यानी रेसिपिएंट को पहले से पता होना चाहिए कि उसे बाद में डिस्काउंट मिल सकता है, बेस्ड ऑन सर्टेन कंडीशंस, जैसे सेल्स टारगेट अचीव करने पर। यह अचानक से दिया गया गुडविल डिस्काउंट नहीं हो सकता। दूसरी शर्त, डिस्काउंट को स्पेसिफिकली उन रेलेवेंट इनवॉइसेस से लिंक किया जा सके जिनसे वो रिलेटेड हैं। आप लंप सम में डिस्काउंट देकर वीओएस कम नहीं कर सकते। आपको बताना होगा कि ये डिस्काउंट किन सप्लाईज के अगेंस्ट है। और तीसरी शर्त, रेसिपिएंट ने उस डिस्काउंट के प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी को रिवर्स कर दिया हो। क्योंकि सप्लायर वीओएस कम करके अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी घटा रहा है, तो रेसिपिएंट को भी कॉरस्पॉन्डिंग आईटीसी कम करना होगा। वाओ, ये तो काफी स्ट्रिक्ट है। प्रायर अग्रीमेंट, स्पेसिफिक लिंकेज टू इनवॉइसेस और आईटीसी रिवर्सल बाय द रेसिपिएंट, तीनों पूरी होंगी तभी पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट वीओएस से घटेगा। ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एप्लीकेशन के लिए प्राइम कैंडिडेट है। एब्सोल्युटली। अगर एक भी शर्त पूरी नहीं हुई तो डिस्काउंट वीओएस से नहीं घटेगा, भले ही सप्लायर ने रेसिपिएंट को पैसे वापस कर दिए हों। सोर्स चार्ट में स्टैगर्ड डिस्काउंट्स का भी रेफरेंस है, जैसे बाय मोर सेव मोर ऑफर्स। ये वॉल्यूम बेस्ड डिस्काउंट्स होते हैं, इन्हें भी घटाया जा सकता है प्रोवाइडेड ये तीनों शर्तें पूरी करें। क्लियर, डिस्काउंट्स का ट्रीटमेंट समझ आ गया। अब सोर्स चार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशंस और नोट्स दिए गए हैं। ये अक्सर हालिया सर्कुलर्स या रूलिंग्स पर बेस्ड होते हैं। इनमें से एग्जाम के लिए क्या खास ध्यान रखना चाहिए? हाँ, ये क्लैरिफिकेशन स्पेसिफिक सिनेरियोस पर रोशनी डालते हैं और बहुत रिलेवेंट है। पहला है नो क्लेम बोनस एनसीबी इन इंश्योरेंस। सर्कुलर 18/6/18/2020 ने साफ किया है कि एनसीबी इंश्योरेंस प्रीमियम पर डिस्काउंट नहीं है, बल्कि ये अगले साल के प्रीमियम का कैलकुलेशन अलग तरीके से करने का मैकेनिज्म है। इसलिए एनसीबी अमाउंट वीओएस से डिडक्टेबल नहीं है। ये सीधा एमसीक्यू बन सकता है। इंटरेस्टिंग। एनसीबी इज नॉट अ डिस्काउंट फॉर वीओएस रिडक्शन। नोटेड। अगला क्लैरिफिकेशन एक्सटेंडेड वारंटी ईडब्ल्यू को लेकर है। इसका ट्रीटमेंट कैसे बदलता है? ईडब्ल्यू का जीएसटी ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कब ऑफर की जा रही है। पहला, अगर ईडब्ल्यू सामान की सप्लाई के साथ ही दी जा रही है, मतलब एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसे कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, जहां प्रिंसिपल सप्लाई गुड्स हैं। तो पूरे पैकेज पर गुड्स वाला जीएसटी रेट लगेगा। सप्लायर मैन्युफैक्चरर या डीलर हो सकता है। दूसरा, लेकिन अगर ईडब्ल्यू सामान की सप्लाई के बाद अलग से खरीदी जाती है, यानी आफ्टर सप्लाई ऑफ गुड्स, इसे एक सेपरेट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और इस पर सर्विस वाला एप्लीकेबल जीएसटी रेट लगेगा। ये बाइफोकेशन जानना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस और एमसीक्यूज दोनों के लिए जरूरी है। ये कॉम्पोजिट वर्सेस सेपरेट सप्लाई का एंगल समझना महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है रीएम्बर्समेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जैसे रेंटिंग के केस में होता है। हाँ, अगर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की रीएम्बर्समेंट एक कॉम्पोजिट सप्लाई का हिस्सा है, जैसे रेंटिंग ऑफ प्रेमिसेस, जहां आरडब्ल्यूए या लैंडलॉर्ड बिजली लेकर टेनेंट को दे रहा है अलॉन्ग विद रेंटिंग सर्विस, तो इसे रेंटिंग प्रिंसिपल सप्लाई के साथ ही टैक्स किया जाएगा। इसे अलग से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं मानेंगे। और मेंटेनेंस सप्लाई के बारे में प्योर एजेंट का क्या कॉन्सेप्ट है? कई बार आरडब्ल्यूए या डेवलपर रेजिडेंट्स से मेंटेनेंस चार्जेस कलेक्ट करके आगे एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर्स को पे करते हैं, जैसे सिक्योरिटी एजेंसी, क्लीनिंग स्टाफ वगैरह। अगर आरडब्ल्यूए या डेवलपर सिर्फ पैसा कलेक्ट करके पास ऑन कर रहा है बिना अपना मार्जिन जोड़े और प्योर एजेंट की सारी शर्तें जो रूल 33 में हैं पूरी करता है, तो वो अमाउंट आरडब्ल्यूए डेवलपर की वीओएस में शामिल नहीं होगा। प्योर एजेंट एसेंशियली एक कॉन्ड्यूट की तरह काम करता है। समझ गई। ईवी चार्जिंग पर भी एक क्लैरिफिकेशन है। हाँ, ये स्पष्ट किया गया है कि ईवी चार्जिंग स्टेशंस पर जो बिजली सप्लाई की जाती है उसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, न कि सप्लाई ऑफ गुड्स इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक्चुअल यूसेज बेसिस पर चार्ज किया जा रहा है तो ये प्योर एजेंट सिनेरियो नहीं है। ओके, और कुछ जनरल इंपॉर्टेंट नोट्स भी हैं चार्ट में? हाँ, कुछ क्विक पॉइंटर्स हैं। वैल्यू में इंटरेस्ट, पेनल्टी आदि शामिल माने जाते हैं, जैसा हमने 15(2) में देखा। टीडीएस अंडर इनकम टैक्स जीएसटी के लिए वॉस का हिस्सा नहीं बनता, टीसीएस जैसा ही पॉइंट है ये भी। और वीओएस की कैलकुलेशन सप्लाई के टाइप, कॉम्पोजिट मिक्स्ड
और वैल्यूएशन रूल्स पर भी निर्भर करती है, खासकर जब 15(1) फेल हो जाए। आखिर में सेक्शन 15(3)(b के कंप्लायंस एविडेंस के बारे में कुछ लिखा है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट के प्रूफ के तौर पे। इसकी क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है? ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगर सप्लायर सेक्शन 15(3) के तहत पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट देकर वीओएस कम करना चाहता है, तो उसे रेसिपिएंट को क्रेडिट नोट इशू करना होगा। क्रूशली, सप्लायर को इस बात का प्रूफ रखना होगा कि रेसिपिएंट ने कॉरेस्पॉन्डिंग आईटीसी रिवर्स कर दिया है। सोर्स बताता है कि ये प्रूफ CACMA का सर्टिफिकेट हो सकता है, जिस पर UDIN होना चाहिए। टैक्स ऑडिट या असेसमेंट के समय ये डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। यह दिखाता है कि नियम सिर्फ कागजों पर नहीं है, इनका कंप्लायंस एविडेंस भी मेंटेन करना होता है। एक्सीलेंट। काफी गहराई से हमने सेक्शन 15 के हर पहलू को देखा। ट्रांजैक्शन वैल्यू की शर्तें, VOS में जुड़ने वाली चीजें, डिस्काउंट घटाने की कड़ी शर्तें और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशंस। So what does this all mean for our CA Inter aspirant listener? इसका मतलब है कि सेक्शन 15 सिर्फ एक सेक्शन नहीं, बल्कि GST के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और MCQs की चाबी है। VOS सही निकालने पर ही आप करेक्ट GST लायबिलिटी कैलकुलेट कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी यहाँ नंबर्स दिलाएगी। NCB डिडक्टेबल नहीं है, EVO का ट्रीटमेंट टाइमिंग पर निर्भर करता है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट की 3 शर्तें, ये सब पॉइंट्स सीधे एग्जाम क्वेश्चंस में तब्दील हो सकते हैं। सही कहा। VOS के रूल सिर्फ थियरी नहीं, बल्कि बिजनेसेस की डे टू डे वर्किंग और कंप्लायंस का हिस्सा हैं। बिल्कुल। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये नियम बनाने की कोशिश तो करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन की वैल्यू कैप्चर हो, लेकिन बिजनेस मॉडल्स इतने डाइवर्स हैं कि कॉम्प्लेक्सिटी आ ही जाती है। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सोचिए, अलग अलग इंडस्ट्रीज जैसे टेलीकॉम, कंस्ट्रक्शन, ई-कॉमर्स में VOS का डिटर्मिनेशन कितना पेचीदा हो सकता है। बंडल सप्लाईज, कॉम्प्लेक्स प्राइसिंग, फ्री ऑफर्स, इन सब में सेक्शन 15 कहाँ तक गाइड करता है और कहाँ वैल्यूएशन रूल्स की ज़रूरत अनिवार्य हो जाती है। क्या सेक्शन 15 और रूल्स मिलकर हर सिनेरियो को एडिक्वेटली कवर कर पाते हैं? बेहतरीन सवाल। ये सोचने पर मजबूर करता है कि कानून एक फ्रेमवर्क देता है, लेकिन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में कितनी न्यूएंसेस होती हैं। सेक्शन 15 नींव तो रखता है, पर असली इमारत वैल्यूएशन रूल्स और इंडस्ट्री स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस से बनती है। इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है सेक्शन 15 पर यह विश्लेषण आपके लिए उपयोगी रहा होगा। सुनने के लिए धन्यवाद।